अब हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं आईयूपीसी के अंदर। कल जैसे आपने लिखा था कि आईयूपीसी को आपको दो पार्ट के अंदर पढ़ना है, एक तो हल्का सा कम करें, एक तो रेडिकल का नाम और दूसरा मेन चेन या हाइड्रोकार्बन जो चेन है उसका नाम। तो रेडिकल का नाम हम लोग सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हेडिंग कुछ लगाया था क्या, नेमिंग ऑफ रेडिकल। तो नेमिंग ऑफ रेडिकल में आपको सबसे पहला रूल मैंने ये बताया था कि हमेशा और हमेशा आपको जो नंबरिंग करनी है वो वहाँ से करनी है जहाँ से वैलेंसी फ्री हो। बताया था ना कल कि जहाँ से वो अलग अलग होगा, जहाँ से वैलेंसी फ्री होगी वहाँ पर हमेशा आपको नंबर 1 देना है। तो पहला रूल लिखो, पहला रूल लिखो, फ्री वैलेंसी को हमेशा नंबर 1 दिया जाता है। फ्री वैलेंसी को यानी मुक्त संयोजकता को नंबर 1 दिया जाता है। फ्री वैलेंसी को नंबर 1 दिया जाता है। और दूसरा लिखो, मल्टीपल बॉन्ड यानी द्विबंध और त्रिबंध। मल्टीपल बॉन्ड समझते हो ना, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड हिंदी में कहते हैं बहुबंध। तो मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुबंध और ब्रैकेट में लिख दो डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सम्मिलित करते हुए दोनों को सम्मिलित करते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन को सेलेक्ट किया जाता है। सबसे लंबी कार्बन चेन को सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट किया जाता है क्या मतलब है इन दोनों लाइनों के, समझते हैं। देखो ठीक है, क्या किसमें, एरोमेटिक में संकरण कैसे देखना है बताया तो था। तो संकरण तो वैसे अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, वो तो केवल जस्ट आपको वहां पे ये बताया था। अच्छा, आपको ये पूरी बात नहीं बताई थी क्या कैसे देखना है? कोई दिक्कत नहीं, वो इसलिए पूरा अलग टॉपिक है, इसलिए मैंने अभी तो उसको छेड़ा नहीं, क्योंकि आप लोग एक टॉपिक पढ़ोगे अलग से, उसके अंदर हम लोग संकरण डिटेल में पढ़ेंगे। बट अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वैसे हाइब्रिडेशन की तरीका तो बताया था ना मैंने, हाइब्रिडेशन का तरीका तो बता ही दिया था आपको कैसे निकालना। जैसे ये बेंजीन की बात चल रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 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 था, ठीक है। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, एन की वैल्यू निकालनी होती है सिग्मा प्लस लोन पेयर। सपोज मेरे को इस कार्बन का निकालना है तो मैं इस कार्बन के चारों तरफ सिग्मा और लोन पेयर काउंट करूंगा। तो इसमें चारों तरफ सिग्मा कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, दो बॉन्ड, ये तो पाई वाला है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी 4 वैलेंसी कहाँ है, 1 2 3 ही तो हो रही है, चौथी का है हाइड्रोजन है, वेरी गुड। तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इसमें सिग्मा कौन कौन से हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा। लोन पेयर हो सकता है कि इस पे 3 + 0 कितना आया, 3 मतलब बस वही तरीका है जो आपने पढ़ा है। कौन सा वाला स्ट्रक्चर, 5 कार्बन वाला। अच्छा ये ले लेते हैं ऐसा, ऑक्सीजन की जगह, अच्छा ऑक्सीजन की जगह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं, इन दोनों का सेम आएगा क्या, नो नहीं आएगा।
हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको तरीका बताया मैंने, उस एटम के ऊपर कितने लोन पेयर हैं प्लस उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं वो होने चाहिए, तभी हम लोग उसके अंदर काउंट करेंगे। अब जैसे इसकी बात करते हैं, इस कार्बन की, ठीक है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन समझ करके समझ लो। देखो एक्चुअली ये स्टार्टिंग में ऐसा था क्या, ये कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं क्या, 1 2 3 4, ऐसा ही था क्या? तो 1 2 और 1 इससे ऐसा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यही होगा स्ट्रक्चर। तो ठीक है, अब ऐसे स्टार्टिंग से समझ लो इसको ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इस पे माइनस कब आ सकता है, जब यहां से हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकले, है ना। तो ये तो इसका खुद का ही है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, ये हाइड्रोजन का है, और ये इसका खुद का वाला है। तो ये एज ए लोन पेयर बन गया क्या, और ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आया, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाया, -1 लगाया। -1 का मतलब कहीं से बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, किसका इलेक्ट्रॉन लिया है, हाइड्रोजन का। तो ये अब ऐसा बन चुका है आपके लिए समझने के लिए कि ये कार्बन, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा इस बॉन्ड में, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा बॉन्ड में, ये वाले से इसका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला जो हाइड्रोजन छोड़ के गया वो है। यही है मतलब इसका। इसलिए आप कहते हो कि जहां नेगेटिव चार्ज होता है वहां लोन पेयर हो जाता है, तो इस नेगेटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले रखा है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने लोन पेयर है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है। ये बात समझ में आई। और अगर ये 4 होगा तो ये होगा क्या, sp3, ठीक। अब हम लोग तो कहते हैं कि सर sp3 होगा तो ये क्या नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो sp3 के अकॉर्डिंग तो एरोमेटिक होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो कंफर्म है इसका sp2 ही आएगा, तभी ये एरोमेटिक है। दो बातें, अगर ये sp2 है तो एरोमेटिक है, और दूसरी बात अगर आपको ये पता है ये एरोमेटिक है तो ये क्या होना जरूरी है, sp2 होना जरूरी है। तो सर हमारे तो sp3 आया, sp3 नहीं, एक्चुअली ये मैंने बताया आपको इस कंडीशन के लिए, यहाँ कंडीशन के लिए, ये इसके लिए कि ये माइनस चार्ज इसी के ऊपर प्रेजेंट है, एक ये रहा, एक हाइड्रोजन, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो इसका आया क्या, sp3। बट अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर हमेशा अवेलेबल थोड़ी रहेगा, नहीं, ये तो क्या करेगा, डीलोकेलाइज होगा, और डीलोकेलाइज होगा तो ये लोन पेयर इसके ऊपर अवेलेबल रहेगा ही नहीं। तो इस पे तो 1 2 3 ही सिग्मा नजर आएंगे, 3 सिग्मा आएंगे तो ये क्या होगा, sp2 ही होगा। तो डिपेंड करता है क्या कि उस कार्बन एटम या जिस भी एटम का आप हाइब्रिडेशन निकाल रहे हो उस पर वो लोन पेयर लोकेलाइज्ड होने जरूरी हैं, तो ही वो उसके अंदर काउंट किए जाएंगे। क्योंकि अगर वो लोन पेयर घूम रहे हैं तो वो लोन पेयर उसके ऊपर अवेलेबल है ही नहीं, जब है ही नहीं तो उसको काउंट भी नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। मतलब अगर आपको यहां पूछता, यहां इस कार्बन का तो कितना है, sp3 है, क्योंकि ये तो इसी के ऊपर अवेलेबल है, क्योंकि कंजुगेशन हो ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं रहे, हमेशा इसके ऊपर फिक्स है। बट यहां तो ये घूम रहे हैं तो लोन पेयर इस पे अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए इसका तो कितना है, sp2 है। बात समझ में आई क्या, नहीं? अरे इधर देखो रे, इधर देखो, आपको और इजी तरीके से समझा देता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ओनली CH3 और माइनस लिखा हुआ है, ये CH3 माइनस का मतलब यही है क्या, माइनस का मतलब लोन पेयर होगा क्या, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा, 4 मतलब sp3 आएगा। तो ये कंफर्म है, अकेला अगर sp3 ऐसे लिखा हुआ तो वो हमेशा sp3 ही होगा, अकेला कार्बन ऐसे लिखा, क्यों, क्योंकि ये कहीं जाएगा क्या, कहीं नहीं जाएगा, इसी के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन यही कार्बन अगर रिंग में लगा दिया आपने, और अगर वहां पर क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, ये कार्बन यहां लगा दिया,
तो अब इसका जो लोन पेयर है वो तो अंदर बगेगा, तो ये लोन पेयर इस पे अवेलेबल ही नहीं है, तो ये घूम रहा है। तो घूम रहा है तो अब इस पे काउंट ये 1 2 और ये हाइड्रोजन यही काउंट होंगे, तो ये कितना होना है, sp2 ही होना है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा ही है तो 1 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ कंजुगेशन नहीं है तो ये हमेशा इसी पे अवेलेबल रहेगा, तो ये क्या होगा, sp3 होगा। डिफरेंस समझ में आया? अब क्लियर है? तो फिर अब मुझे इस बात का जवाब दे। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? अच्छा, ये पता है कि इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? है क्या? तो ये बात ध्यान रखना है, ये आपको वो लगा के नहीं देगा, ये आपका कॉमन सेंस है, ठीक है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या क्या काउंट करना है? सिग्मा, सिग्मा सर ये तो साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है, 3 सिग्मा। अब इस लोन पेयर को भी अगर काउंट करेंगे तो sp3 हो जाएगा, पर लोन पेयर काउंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये तो सर घूम रहा है, ये इस पे अवेलेबल ही नहीं है, और ये इसलिए क्या हो जाएगा, sp2। तो और होना भी चाहिए, क्योंकि हम बोल करके आए हैं कि ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में एटम sp2 ही होंगे, तभी वो उस प्लेन में रहेंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अगर मैं यहां से बॉन्ड वॉन्ड हटा देता, ये लो ये बना देता, अब इसका कितना होता, sp3, और sp3 होता सर एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, और है भी नहीं। समझ आ गई? क्लियर है? तो ये sp3 है। फिर एक थोड़ा सा अलग टाइप का आपने ये देखा होगा, याद है क्या? क्या नाम था इसका? थायो तो सल्फर के लिए आएगा, फ्यूरेन। वेरी गुड। अब इसका बता दो मेरे को, इस ऑक्सीजन का sp2 आएगा क्या? क्यों? क्योंकि सर एक सिग्मा ये, दूसरा सिग्मा ये, दो तो सिग्मा, ये लोन पेयर तो घूम रहा है, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, पर ये तो इसके ऊपर चिपका हुआ है, तो कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर। 3 हो गया क्या? 3 होगा तो सर sp2 होना है, और sp2 है तो एरोमेटिक है, और हमको पता है तो एरोमेटिक है, वैसे भी sp2 ही आएगा। आंखें बंद करके टिका देना। आई क्या बात समझ में? अब क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? बोलोगे तो नहीं? किसको? अरे मेरे को मत याद रखो, मैं काम नहीं आऊंगा, केमिस्ट्री याद रखो, ठीक है? पढ़े आगे? चलो कोई बात नहीं, और कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। आप तो बस जितना अच्छे से पढ़ोगे ना, ये समझ लेना आप सिलेक्शन के उतने पास हो, और जो मैं बता रहा हूँ बस वो अच्छे से उतार लेना दिमाग में, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है? किस चीज के लिए? एरोमेटिक होने के लिए लोन पेयर। हाँ चलो, उसकी इंग्लिश नहीं दे रखी क्या? हाँ तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहा नाइट्रोजन, ये है। अब इसको एरोमेटिक होने के लिए इलेक्ट्रॉन को, अच्छा पहले तो इंग्लिश समझ लो। स्थानीयकृत का मतलब होता है लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड। स्थानीयकृत मतलब वहीं पर क्या होना, फिक्स होना। कहते ना आप यहीं के लोकल हो क्या, मतलब यहीं के प्रेजेंट रहने वाले हो क्या। और डीलोकेलाइज्ड का मतलब, डीलोकेलाइज्ड का मतलब विस्थानीकृत, मतलब अपनी जगह पे टिके रहना या नहीं रहना, नहीं रहना। विस्थानीकृत, विस्थानीकृत मतलब घूमते रहना, एक जगह पे फिक्स नहीं रहना, ठीक है? तो मुझे अब दिमाग लगा के खुद ही बता दो, एरोमेटिक कब शो होगा? जब ये लोन पर इस पे चिपका रहे या घूमे? घूमेगा तभी तो कंजुगेशन होगा, साइक्लिक रेजोनेंस ही तभी होना है। तो इस लोन पेयर का कैसा होना जरूरी है, लोकेलाइज या डीलोकेलाइज? डीलोकेलाइज। हकल के नियम में लैंग्वेज क्या लिखाई है? 4n+2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आगे बात समझ में? हो सकता है आंसर गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। ये तो पढ़ेंगे तब तो पता पड़ेगा, अभी नहीं पता पड़ेगा।
बेंजीन योगात्मक या एडिशन नहीं दिखाता, बेंजीन बताता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, वो अपन रिएक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखे, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। या तो एक काम करेंगे, 6-7 दिन की क्लास में एक दिन ऐसा रख देंगे जिस दिन आपकी डीपीपी की या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, 5-6 दिन तो क्लास रेगुलर चलने देंगे, और एक दिन ऐसा आपस में सब डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को डीपीपी करने के लिए छुट्टी चाहिए। जैसे किसी दिन छुट्टी रहती है आपकी, संडे को छुट्टी रहती है, तो संडे को बैठ के आपने सारे डीपीपी, सारे क्वेश्चन जो भी अगर मैंने मैटर दिया है वो सारा सोल्व कर लिया। अब संडे को प्रॉब्लम निकल गई 5, 7, 10, 15, तो मंडे को आकर के अपन पहले उसको क्या कर लेंगे, एक बार सोल्व आउट कर लेंगे, ताकि अपनी डेली की क्लास भी इम्पोर्ट नहीं होगी, पढ़ाई भी चलती रहेगी, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कर लें तो आप सब जो दी जाती है ना साथ साथ में सोल्व करते रहो, और प्रॉब्लम्स को निकाल के अलग करते रहो कि हाँ मेरे को उस दिन क्लास में ये चीज़ें पूछनी है, तो उस दिन बैठ करके सारी अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। अभी आईयूपीसी नाम पढ़ेंगे तो ये जो 1-2 बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। चलो अब आगे की बात समझते हैं। तो आपने ये लिखा है कि फ्री रेडिकल नहीं, रेडिकल की नेमिंग जब करेंगे तो 2 बातें ध्यान रखनी है। नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से वैलेंसी फ्री हो, और दूसरा कि सर उसकी जो चेन सेलेक्ट करनी, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो वही चेन सेलेक्ट होंगी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। क्या लाइन लिखी थी आपने? बहुबंध को सम्मिलित करते हुए, बहुबंध के कोमा में एक और वर्ड लगा दो, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी। तो बहुबंध यानी मल्टीपल बॉन्ड कोमा सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रतिस्थापी, और आगे की लाइन वही है कि बहुबंध और प्रतिस्थापी को सम्मिलित करते हुए आपको क्या करनी है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। बात समझ में आ गई? उदाहरण देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये 2 लाइनें जो लिखी है। नेमिंग किसकी चल रही है अभी? रेडिकल की, रेडिकल के लिए। रेडिकल का मतलब मूलक, रेडिकल की नेमिंग की बात कर रहे हैं। यहां से वैलेंसी फ्री है भाई, ठीक। अपने को करना है इनका नाम, ठीक है। ये सपोज किसी चेन पे जुड़े हुए थे, अपन ने अलग कर लिया, तो नंबरिंग किधर से आएगी? जहां से वैलेंसी फ्री है। इधर से कर दूं क्या? वैलेंसी इधर से फ्री है, 1, 2, 3। तो ये तो मेन चेन हो गई इसकी। सब्स्टिट्यूट को पहले लिखेंगे, क्या हो गया, 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन? 3 के लिए प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है क्या? ठीक है, ठीक है। और ये वैलेंसी यहां से फ्री है, और वैलेंसी एक फ्री होती है, यानी एक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो वैलेंसी फ्री होती है तो उसके पीछे हम लोग लगाते हैं YL, तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनाइल या प्रोपाइल, प्रोप 1 आइल, क्योंकि 1 पे वैलेंसी फ्री है। और जनरली आपको पता है कि जहां से वैलेंसी फ्री होगी वहीं से अपन नंबरिंग करते हैं, तो प्रोप 1 आइल लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें कि वैलेंसी कहां से फ्री हो रही है, 1 से, और 1 से ही हमको नंबरिंग करनी है, तो इसलिए ज्यादा सही नाम आप इसके लिए क्या बोलते हो, 2 मिथाइल प्रोपाइल। हालांकि ये भी लिख दो तब भी कोई गलत नहीं कर सकता, बट ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो इसका कर लोगे, लिखो एग्जाम्पल और करो। एक बालक पूछा 4n+2 जो लिखते हैं ना हकल, उसमें n का मतलब क्या है? अरे n का मतलब बताओ पहले। n का मतलब 0, 1, 2, 3 नंबर है, पूर्ण संख्या। वेरी गुड।
आगे क्या नाम सेकंड वाले का? ऐसा एक बालक ने क्वेश्चन पूछा, वैलेंसी फ्री का पता कैसे चलता है? कैसे चलता है भाई वैलेंसी फ्री का पता? वहां से एक कार्बन हाइड्रोजन हटा हुआ होगा, सीधी सी बात है। अब जब चेन में जुड़ रहा होगा तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो चेन को जहां से अलग करोगे वहां से वैलेंसी फ्री होनी है। अभी पता पड़ जाएगा, टेंशन मत लो, जैसे जैसे नाम पढ़ोगे। लिख लिया? आगे नाम क्या आएगा? नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5। वेरी गुड। ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है अपने को। अब 3 पर क्या जुड़ा है? मिथाइल, 3 मिथाइल। कितने कार्बन? 5। पेंट। अब 2 पे ई ने क्या? 2 पे इन। और 1 पे YL, तो 1 मत लिखो, सीधा लिख दो IL, इनाइल। अब यहां पर एक रूल आता है, देखो इसको आप वैसे लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी आपको। 2 इन 1 आइल, ठीक है। अब यहां एक रूल ये आता है कि जब भी आप IUPAC नेमिंग करोगे तो दो वोवेल, 2 स्वर एक साथ रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे वोवेल कौन सा होता है? A E I O U, ये पता है क्या? हिंदी में कहते हैं स्वर। तो 2 स्वर, अब ऐसे ही यहां पे E आ गया इनमें से, और ऐसे ही आगे वाले में A E I O U और Y, ये कंटिन्यूशन में नहीं आने चाहिए। मतलब A I O U या A I O U कंटिन्यू नहीं आने चाहिए। A I O U की जगह Y अगर आ रहा है वो भी कंटिन्यू नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे यही हो रहा है क्या कि इधर से ये आ गया और इधर से क्या आ गया? Y आ गया। ये कभी भी कंटिन्यू में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो आप पहले वाले को क्या कर दो? ड्रॉप कर दो। पहले वाले को ड्रॉप करो। ड्रॉप करना मतलब उठा के गिरा दे, मतलब नहीं लिखना है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 मिथाइल पेंट 2 इनाइल। समझ में आ गई? तो रूल ये बोलता है कि ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, ये और ये कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। रूल लिखा देता हूं अभी मैं, टेंशन मत लो, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल के बाद लिखाऊंगा। रूल समझ में आ गया? AIOU और AIOU और Y ये कभी कंटिन्यूस में नहीं आने चाहिए। कौन सा नाम में? IUPAC नाम में, ठीक। हिंदी में भी नाम बताइए, बिल्कुल नालायक एक नंबर का। हिंदी में भी 2 मेथिल प्रोपाइल ही बोलेंगे, पर हिंदी में क्यों लिख रहे हो नालायको? तुम लोग हिंदी में लिखोगे ना, ये रूल कभी जिंदगी में समझ नहीं आएंगे, और वहां इंग्लिश में आएगा, ये फेल जाओगे वहां। तुम अभी देसी भाषा में लिख दोगे 2 मेथिल प्रोपिल, और वो हिंदी में नहीं लिख के देगा, और हिंदी में नहीं लिख के देगा ना तो आपको इंग्लिश में लिख के देगा, तो ये रूल कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएंगे IUPAC वाले। तो जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे लिखो उसको। हिंदी चाहिए हर जगह जिंदगी में, वैसे ही तो इतनी हिंदी करा ली अपनी, और अभी यहाँ भी हिंदी चाहिए। केमिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश मत पढ़ा करो तुम लोग, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री पढ़ा करो। ये क्या समझ नहीं आ रही है? 2 मेथिल प्रोपिल हिंदी में भी ये बोलना है। अब आपको मैं हिंदी लिखा दूंगा ना तो ये रूल कभी समझ ही नहीं आएंगे आपको, और वहां एग्जाम में IUPAC नाम हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा 2 मेथिल प्रोपिल, ये लिखा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो कृपा करके आप, एक अनुरोध मेरा जरूर संभालें कि आप जो वर्ड्स में इंग्लिश में लिखा रहा हूँ वो इंग्लिश में लिखे, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको टाइम पास करा लेंगे। 2 मेथिल प्रोपाइल, तुम भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, दोनों के खुश होने से कुछ नहीं होगा, रिजल्ट के आने से कुछ होगा।
ठीक है, तो कृपा करके इनको जिसमें लिखा रहा हूँ उन्हीं लैंग्वेज में लिखो। जहाँ हिंदी कुछ अलग होगी तो वहाँ मैं बोल ही देता हूँ, रेडिकल की हिंदी अलग है, मूलक है, तो बोल के लिखा है कि मूलक का नामकरण कर रहे हैं। इनको आप ऐसे ही लिखो, क्योंकि मुद्दा ये है कि एग्जाम में वहाँ पे हिंदी में नहीं लिख के देगा वो आपको ये। ठीक है सर, पेपर हिंदी में ही आता ले बस स्टैंड में, नालायक ये नाम इंग्लिश में आएंगे वहाँ पे, पेपर तो हिंदी में आएगा, मुझे भी पता है। और हिंदी और इंग्लिश में कभी गड़बड़ होती है तो हिंदी को कभी सही नहीं मानते, इंग्लिश वाले को सही मानते, और आप उसमें अड़ नहीं सकते कि नहीं हम तो रेट लगाएंगे, वो कहेगा इंग्लिश में हमने सही लिख करके दिया है। हिंदी से आप कभी नहीं पकड़ पाओगे केमिस्ट्री के अंदर गलतियाँ। तो कोशिश ये करो जो टीचर पढ़ा रहा है उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ो। कोई मैं अर्बन तो बोल नहीं रहा, उर्दू तो बोल नहीं रहा, मेरे को भी नहीं आती वैसे भी बोलूँगा तो ये लिखो। ठीक है सर, वाईएल को हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको तो बंद ही कर देने चाहिए इनको, तो वाईएल को क्या लिखेंगे? इल लिखेंगे। तुम केमिस्ट्री मत पढ़ो, तुम हिंदी इंग्लिश की क्लास लो पहले, तुम्हें हिंदी इंग्लिश ज़्यादा जरूरी है। लिखो तुम तो पढ़ो, कि फालतू अपना टाइम वेस्ट कराना इनको पढ़ा करके। कोई तुक्के क्वेश्चन हो तो समझ में भी आए, हिंदी और इंग्लिश में फंसे रहते आधे लोग। ये समझ आ गई बात? आप लोग तो नहीं करते हो ना ऐसे? हाँ, जिंदगी में मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो हिंदी इंग्लिश से ऊपर उठो। सबसे पहले हिंदी इंग्लिश करना बंद कर दो। बायोलॉजी में भी अगर टीचर आपको इंग्लिश के वर्ड्स बुलवा रहा है तो आप वर्ड्स लिखो, भले हिंदी में रट लो, पर वहाँ पे बहुत सारे टर्म लोग जी इंग्लिश में ही ऐसे कैसे आएगी। ये मान के जाइलम फ्लोएम कभी हिंदी में दारू उत्तक और पोषवा उत्तक नहीं लिखे आएंगे, जाइलम ही आता है हिंदी में, और हिंदी में फ्लोएम ही आता है। इंग्लिश में भी यही होता है, हिंदी में भी यही होता है, कभी जिंदगी में दारू उत्तक और पोषवा उत्तक नहीं आता है। तो कोशिश ये करो हिंदी इंग्लिश से ऊपर उठो और केमिस्ट्री पढ़ने पे ध्यान दो। मदर लैंग्वेज है तो कॉपी बंद कर, मदर लैंग्वेज गा जा करके आंदोलन कर। ऐसे ऐसे मूर्ख आ जाते पता नहीं कहाँ से, मदर लैंग्वेज है। अरे मदर लैंग्वेज का क्या करे, तो मदर लैंग्वेज से पास हो जाएगा तो केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दे, हिंदी का पेपर दिया ना। गजब मूर्ख है यार, मतलब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है इनको। मदर लैंग्वेज आंदोलन कर जा करके, वहाँ मदर लैंग्वेज है तो हिंदी में क्यों दे रहे हो और इंग्लिश में क्यों कर रहे हो? ऐसे मूर्ख है। पढ़ो तुम तो केमिस्ट्री पढ़ो, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ानी है, केमिस्ट्री पढ़ो तुम। हिंदी इंग्लिश की जहाँ जरूरत होगी वहाँ तुम्हें लिखा दूंगा, लैंग्वेज हिंदी में लिखा ही रहा हूँ तुमको बोल के। चलो इधर देखो, ये अलग ही चल रहा। सर 4n+2 में n क्या, कितनी बार बता दिया? 4n+2 में n क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इधर देखो तुम तो, नामकरण करो फटाफट से इसका। और 3-4 और नाम बना लो, लिखो इसको, देखो मत इनको, देखने से कुछ नहीं होगा। अब कुछ सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे को पता है मैं नहीं लिखूंगा, लिखो आपको पता है तब भी, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे और काम आएंगे आपके। सेम क्वेश्चन शाम वाले बेस में सेकंड ग्रेड में केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने कहा ये लिख ले कि सर ये तो मेरे को पता है। मेरे को सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा तेरा नाम क्या? सर ओम प्रकाश। मैंने कहा तेरे को पता है ना? कि हाँ सर। मैंने फिर कॉपी पे क्यों लिखता है बार बार में? तो जिंदगी में जो चीज़ पता है ना वो काम आती है, उनको लिख लिया करो। ठीक है, फुल हिंदी में लिखाओ, ये अलग ही नालायक एक नंबर का। फुल हिंदी में लिखाओ, हिंदी का बैच ज्वाइन करो, हिंदी पढ़ना। फिर वहाँ 1, 2 पे क्या जुड़ रहा है? हाँ 2 पे कहाँ जुड़ रहा है? जबरदस्त 1 पे जुड़ रहा है। 1 डाई मिथाइल हो गए, और 2 कार्बन के लिए 8, और पीछे लगेगा YL इथाइल। समझ में आ गई? वेरी गुड। थोड़ा सा ज्ञान देने के बाद कुछ बच्चे तो इंग्लिश में लिखने लग गए। तो 1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, अब एक और नया रूल आएगा यहाँ पे कि 2 संख्या 1 और 1, संख्या के बीच में हमेशा क्या आता है? कोमा। ठीक है, और 1 मिथाइल, संख्या और वर्ड के बीच में क्या आता है? डैश आता है। तो ये अभी मैं केवल बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरी लैंग्वेज आगे लिखाऊंगा, अभी नहीं लिखा रहा, अभी केवल समझाने के लिए। क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे ना, हाइड्रोकार्बन चेन की नेमिंग करेंगे, वहाँ ये सारे रूल लिखाऊंगा आपको एक साथ। ठीक है, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में हमेशा क्या आएगा? कोमा आएगा। और संख्या और शब्द के बीच में क्या आएगा?
हाइफन, जिसको डैश भी बोल सकते हो, हाइफन भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है। सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है। 3 कार्बन कहाँ नजर आ रहे हैं लोकेश चेन में? इनका कुछ नहीं हो सकता। क्लास आप सीक्वेंस में देखोगे ना, आपको समझ में आएगी। वो जिन्होंने कल की क्लास नहीं पढ़ी होगी, आप लोगों तो क्लियर है ना? ठीक है, मेरा काम उनको पढ़ाने का है जो क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। बीच में अगर आपका आके बैठोगे, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। रेगुलर पढ़ो, रेगुलर क्लास अटेंड करो। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे की बात समझो। तो रेडिकल की नेमिंग तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे। अब बात करेंगे मेन हाइड्रोकार्बन जो चेन है, उसकी नेमिंग के लिए आपको क्या तरीका यूज करना है। तो लिख लो हाइड्रोकार्बन चेन की नेमिंग। लिख लिया? इसको ढंग से समझना, सबसे मेन चीज ये है। तो जब भी अब उस मेन चेन की नंबरिंग करोगे, जैसे आपको एग्जांपल दिया था, अभी तो हम लोग नेमिंग कर रहे थे किसकी? साइड, रेडिकल की। रेडिकल वेडिकल की सबकी नेमिंग इस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पे भी अगर कुछ जुड़ रहा है सपोज, ठीक है, तो 1 2 करके इसका 2 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, ऐसे ही इसकी कर देंगे, तो इन सब की हो जाएगी। अब मेन बची क्या? इसकी नेमिंग करने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला भी नहीं है, एक्चुअली सीक्वेंस है वो। यहां लिखते हैं हम लोग रूट वर्ड। ढंग से समझना, आप जो भी सुन रहे हैं समझ रहे हैं। रूट वर्ड यहां लिखा जाता है रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। उससे पहले लिखा जाता है, अब नाम के पहले जो लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स। हिंदी में कान खोल के सुन लेना, क्या कहते हैं? पूर्व लग्न। तो हाँ लग्न, हाँ भाई लग्न निकलाएंगे अभी, लग्न। तो ये 1 डिग्री होते हैं प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स, और हिंदी वाले लिखेंगे इसको पूर्व लग्न। 1 डिग्री पूर्व लग्न, ठीक है। जहां पे हिंदी की जरूरत है मैं लिखूंगा, टेंशन मत लो, खुद ही लिख दूंगा। तो और इधर जो आएगा वो भी प्रीफिक्स ही आएगा, वो आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या कहेंगे? 2 डिग्री पूर्व लग्न, ठीक। अब बाद में जो लिखे जाएंगे वो क्या कहलाते हैं? अनुलग्न, सफिक्स कहलाते हैं, ठीक। तो 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री अनुलग्न। अब यहां पे कान खोल के सुन लेना, क्या क्या मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उसको सही से समझना। और यहां आएगा 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री अनुलग्न या सेकेंडरी अनुलग्न बोल दो। इस सीक्वेंस में आप किसी भी चेन का क्या करते हो? नाम देते हो। अब मतलब क्या, इसका यूज कैसे करना है वो सुनो। सर ये 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन से होंगे? हमें नहीं पता। ये होते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी को क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये जो लगेंगे, जैसे आइसोप्रोपाइल लग रहा है वहां पे, ठीक है। तो अगर एक है तो एक ही आ जाएगा डायरेक्ट, और जरूर थोड़ी एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो, एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हो सकते हैं। तो उनको कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिक क्रम की जगह मैं हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूँ भाई वर्णमाला क्रम में। इंग्लिश वाले लिख लोगे ना, फिर ये जीव लेंगे जबरदस्ती का। वर्णमाला क्रम में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। क्लियर? इंग्लिश वाले लिख लेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर। जैसे मिथाइल भी लग रहा है और इथाइल भी लग रहा है, तो पहले क्या आएगा? इथाइल, क्योंकि इथाइल ई पहले आता है। अब वही वाली बात, जिसको हिंदी में मेथिल और एथिल लिखना आता है वो उसको पता ही नहीं पड़ेगा। एथिल की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है और मेथिल की एम से होती है, वो ये करे आएगा। और वो पहले क्या लिखेगा? एथिल लिखेगा या मेथिल लिखेगा। एथिल की स्पेलिंग कभी ऐसे नहीं होती, वो ई से होती है, ठीक है। वो तो तुक्के में ठीक है, ई पहले आ गया और ए पहले आ गया, इसलिए वो लिखा आएगा,
तो मैं इसलिए कह रहा हूं हिंदी की जहां जरूरत हो ना उतनी पढ़ो, इतनी हिंदी मत पढ़ो जो काम ही नहीं आए आपके। तो इथाइल और मिथाइल लिखोगे तो आपको ध्यान देगा ई पहले आएगा अल्फाबेट में, तो ई को पहले लिखेंगे और फिर एम मिथाइल लिखेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है साइक्लो। साइक्लो मतलब ये तो वहां लगाएगा सर जब नेमिंग किसकी हो रही हो, साइक्लिक कंपाउंड की हो रही हो। साइक्लिक होगी तो ये लगा देंगे और नहीं होगी तो इसको हटा देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। रूट वर्ड, अब रूट वर्ड जो होता है ये होता है कार्बन की संख्या, इसमें लिखी जाती है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या आपने को पता है क्या क्या होती है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इसकी सारी सीक्वेंस में भी आपको लिखा दूंगा, एक कार्बन के लिए क्या, 2 के लिए क्या, 3 के लिए। लिखवा रखिए क्या? अभी तो नहीं लिखा है ना, अब लिखेंगे। ठीक है, ये एक अलग ही नालायक सा हिंदी वालों को मजाक क्यों बनाते हो? तुम पढ़ाई पे ध्यान दे लो इन फालतू कमेंट की जगह, इसलिए तुम लोगों का मजाक बनता है कि तुम पढ़ते कम और कमेंटबाजी ज्यादा करते हो बिना मतलब की। ये आपको अगर ऑप्शन दिया था ना कमेंट करने का, तो ये कमेंट करने की जगह इस पर ध्यान दोगे ना तो ये कमेंट नहीं करने पड़ेंगे जिंदगी में। मजाक क्यों बना, मजाक थोड़ी बना रहा हूं मैं, बात बता रहा हूं कि तुम लोग अगर हिंदी पढ़ोगे तो कई काम नहीं आएगी। चीज को उस लेवल पे पढ़ो जो आपके काम आए एग्जाम में। ठीक है, केवल मैं आपको ये पढ़ा दूं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। तो उस लेवल पे पढ़ो जिसका एग्जाम में काम आ रहा है, जो आपके सिलेक्शन दिलाए। मूर्खों की तरह कमेंट करते रहेंगे सर ये क्यों कर रहे हो और वो क्यों कर रहे हो, ये अलग ही लिख रहा है। ऑफलाइन बैच में सर एक ही स्टूडेंट है, सब हिंदी वाले, तो क्या करे? तेरे को पता है ऑफलाइन में कौन है कौन नहीं है? खुद बेटा ऑनलाइन में और उसको ऑफलाइन का पता है। इतनी पंचायत है इसको, तो केमिस्ट्री समझ में कहाँ आएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। उसको तो दुख दर्द ही इतने हैं कि पड़ोस में वो बैठा है, ऑफलाइन में ये बैठा है। जिंदगी में कभी केमिस्ट्री नहीं समझ पाओगे अगर इतनी दुनिया की पंचायतें ध्यान रखोगे तो। उसको सारा पता है भाई कौन कहाँ बैठा है, थोड़ी देर में तो वो नाम भी बता देगा, इसका नाम ये है। चलो इधर देखो तुम तो 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में आएंगे कौन? एन, इन, आइन, और इन और आइन दोनों आ जाए तो, इन और आइन दोनों मिले हुए हैं तो इन प्लस आई एन वाई एन ई। और आपको पता है जब इस तरह से लिखा जाएगा तो ये हट जाएगा, मतलब सर इनाइन। बात समझ में आ गई? तो ये होते हैं 1 डिग्री सफिक्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होता है? ये होता है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका अनुलग्न। मेन फंक्शनल, FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में लिख देता हूं क्या? क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। मेन फंक्शनल ग्रुप का क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का पीछे लगता है ओल। एल्डिहाइड है, उसके पीछे लगेगा एल। COOH है, ओइक एसिड। तो ये किसके क्या लगते हैं वो भी अभी हम लोग इसके बाद टेबल में पढ़ेंगे। वैसे तो बेसिक अपने को पता है, पर अपन अपना काम पूरा करेंगे, सिस्टमेटिक आपके पास पूरा मैटर हो, फिर अपने को उसका यूज करके IUPAC नाम लिखना है। ये समझ में आ गया? हमेशा आप नाम लिखने में आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। और इवन आप इतनी देर से जो नाम बता रहे हो ना वो भी इसी सीक्वेंस में लिख रहे हो, पर आपने उसको इस तरीके से पढ़ा नहीं है, आपने उसको रेंडमली पढ़ा है, इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया है कि इसको ऐसे करना है। रूल एग्जैक्टली ये होता है कि सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर उसके बाद रूट वर्ड आता है, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमेशा क्या होंगे? जो भी सब्स्टिट्यूट लगे होंगे, प्रतिस्थापी लगे होंगे, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये सब प्रीफिक्स में आएंगे। ठीक है, फिर अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाना ही लगाना है। फिर नंबर ऑफ कार्बन, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, उसके हिसाब से अपन ये वर्ड यूज करेंगे। फिर उसके बाद किस उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाएगा। और लास्ट में सर उस पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड, उसके हिसाब से आपको लास्ट में क्या लगाना है? उसका अनुलग्न लगाना है। बात समझ में आ गई? अभी एग्जाम्पल करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये लिखो बिल्कुल अच्छे से।
दोनों वर्ड्स में लिखे हुए हैं, जिसको जो लिखना है वो लिखना, पर कोशिश ये करना इंग्लिश वर्ड जरूर लिखो कॉपी में, ठीक है। हिंदी लिखना है तो हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखना है इंग्लिश लिखो, बट टर्मोलॉजी साइंस की कोशिश ये करो इंग्लिश में लिखने की आदत डालो, वरना बहुत दिक्कत आएगी आगे पेपर्स के अंदर। बायो में सेल चल रहा है क्या आपके टॉपिक? पावर ऑफ सेल कौन है? हिंदी में क्या लिखा हुआ आता है? माइटोकॉन्ड्रिया आता है ना, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका होता है। 90% एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया लिखते हैं। कभी कोई बिरला ही एग्जाम हो जिसमें सूत्रकणिका लिख दे, वो बात अलग है। दिए ना आप लोगों ने एग्जाम, पेपर में 11-12 में भी पढ़ के आए होंगे, मैक्सिमम जगह माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड ही यूज करेंगे उसको। तो मैं वही कह रहा हूं कि टर्मोलॉजी कोशिश ये करो जो पढ़ो जो आपका एग्जाम पास करवाए, वो मत पढ़ो जो आपको कंफर्टेबल लग रही है। कंफर्टेबल नहीं देखना है अपने को यहां। पेपर में आपके हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के आएगा, है ना, बाइलिंगुअल आता है पेपर वैसे। पर कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आए इंग्लिश वाले को देखना, क्योंकि इंग्लिश वाले को सही माना जाता है, ये रूल है। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी के अंदर आपने गलत दे रखा है तो ये क्वेश्चन गलत है, बोनस होगा, नहीं। इंग्लिश में सही है तो उसको सही माना जाएगा। बायो में आप शुद्ध हिंदी में पढ़ते हो क्या? मिक्स में ही चलती है ना टर्मोलॉजी, बस फिर क्या दिक्कत है। चलो लिख दिया, हटाएं इसको। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे अब अपन। चलो समझो इसको। जैसे ये दे दिया आपको, नहीं अभी तक तो आपको सारी बातें पता ही कहाँ है, अभी तक तो आपको रूल्स पता होने चाहिए पहले। तो ये तो अपन ने क्या लिखा, इस फॉर्मूले से, इस ढांचे से आप क्या करोगे, नामकरण करोगे, ठीक है। रूल्स लिखो, किसके लिए रूल्स? नोमेनक्लेचर के, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं। लिख दिया। पहला रूल आईयूपीएसी का कि अब अपन उस चेन की नेमिंग करेंगे। नेमिंग तो तब कर पाएंगे जब पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, उसके बाद आएगी नेमिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला रूल आपको सबको पता है वो क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एक बच्चा पूछा सर आईयूपीएसी का भी हिंदी बताओ। आईयूपीएसी का हिंदी जब खोज होगी तो बताएंगे आप, अभी तक तो खोज नहीं हुई है। बाईसाइक्लो स्पायरे नेमिंग अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। लिख लिया। तो सबसे लंबी चेन आपको सेलेक्ट करनी होती है जब तक आपको कुछ भी नहीं बोला जाए। जैसे कौन सी चेन होगी इसमें, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5, इसको भी काउंट करेंगे क्या, इसको भी करेंगे क्या, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देनी है आपको। इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, आप एक एक बात को समझते जाना। अगर ये ले ली अपन ने चेन,
अब कौन सी लेंगे? सीधी ले, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि अगर आप सीधी श्रृंखला लोगे तो 4 ही आएंगे, इससे आपको क्या मिल रहे हैं? 5 मिल रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो पहली तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले आपको? कार्बन मिले। दोनों एग्जाम्पल लिख लो, तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म लिखा दी ना मैंने आपको? ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री लिखा रखी है पिछली क्लासेस में। चलो ठीक है, हाँ वो उसकी वही है। चलो नेक्स्ट बात इधर देखो, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी? 4 कार्बन की हो सकती है ना, 1 2 3 फिर 4 फिर 5। ऐसी कलाकारी नहीं करना। चेन का मतलब आपको एक ही लाइन में चलना है, या तो आप ऊपर चल के इधर आ जाओ या सीधे चले जाओ। रिवाइज नहीं करना है आपको, वापस उसको रिटर्न में नहीं आना है। 3 चलेगा फिर नहीं अच्छा ये भी अच्छी लग रही है, इस पर भी ले चलते। ऐसी कलाकारी नहीं करनी। चेन का मतलब होता है सीरीज में एक ही लाइन में चलना है आपको, या फिर सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, आपको वापस रिवर्स नहीं आना है। तो यही हो सकती है, या फिर ये भी तो हो सकती थी, ये भी तो हो सकती थी, है ना, और भी तो हो सकती है, ये भी हो सकती है। कैसे भी करोगे ना, तब हर कंडीशन के अंदर 2 तो प्रतिस्थापी मिल रहे हैं आपको, 2 तो मिथाइल मिल रहे हैं, और 3 कार्बन की चेन मिल रही है। तो हर हाल में आपको नंबर ऑफ कार्बन को ज्यादा सेलेक्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अगर इसके अंदर हम लोग चेंज करते हैं तो वो क्या हो सकता है, देखते हैं। चलो ये लिख लिया पहले एग्जाम्पल, ठीक है। चलो ये जबरदस्ती टेढ़ा हो रहा है। ये बनाओ डायग्राम और चेन सेलेक्ट करो इसमें। जब तक मैं इसको सीधा करने का क्या करता हूँ, ये ऐसे क्यों घूम रही है यार? दिख रही है पीछे तक क्लियर? पहले वाले में सीधी चेन हो जाएगी क्या? नहीं होगी। अगर आप इस तरह सीधी से चलेंगे तो 4 और 1 5 ही आएंगे, लेकिन इस चेन को सेलेक्ट करोगे तो कितने हो जाएंगे? 4 और 2 6 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले में 1 2 3 4 5 6 5 6 7 5 6 7 कहीं भी चल जाओ, सीधी ले ले क्या? एक ही बात है। ऊपर चल जाओगे तब ये मिथाइल मिल जाएगा आपको, इधर आ गए तो वो मिथाइल मिल गया। ठीक है भाई, चलो सेलेक्ट करना आ गया, ये कॉपी कर लिया। चेन सेलेक्ट करो, यही हो जाएगी क्या? ठीक है, और इसमें कर लो कॉपी। सब तरह के एग्जांपल्स आ जाएंगे अब आपके इसके अंदर।
कर लिया? ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। अगली बात आती है आपके इसकी। अब यहां आते ही आपको थोड़ा सा उस रूल को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब तक हम लोग बोल रहे थे क्या कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चाहिए हमें, लेकिन अब अगर कुछ ऐसा आ जाए कि आपने इस चेन को सेलेक्ट किया तो कितने कार्बन आए? 4। और अगर इस चेन को सेलेक्ट किया तो 4, तो इधर भी 4 आ रहे हैं, इधर भी 4 आ रहे हैं। अब हम किधर जाएं? तो फिर रूल ऐड हो जाता है इसके अंदर। इसका सब रूल बोल सकते हो, उपनियम बोल सकते हो कि सर उस लंबी श्रृंखला को सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह ज्यादा से ज्यादा आपको मिल रहे हो। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। दूसरा, सर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हो, बहुबंध ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हो, वो यहां है, ये भी नहीं होता। तो वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, प्रतिस्थापी मिले, सब्स्टिट्यूट मिले। तो आपको किस सीक्वेंस में इसको सेलेक्ट करना होता है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा मिलने चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को हिंदी में क्या लिखोगे, बहुबंध। और बहुबंध का मतलब आपको ध्यान होना चाहिए क्या, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और फिर आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है प्रतिस्थापी। आपको इस सीक्वेंस में क्या करना है, चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले सब रूल लिखो, उपनियम। क्या रूल है इसका, ठीक है, क्या रूल है, लिखो। उस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें अधिकतम देखो इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, अधिकतम क्रियात्मक समूह, कोमा क्या, बहुबंध या मल्टीपल बॉन्ड, कोमा क्या, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी हो। ठीक है, उस चेन को सेलेक्ट करना है जिनमें ये दोनों तीनों चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको लेते हुए सेलेक्ट करना है, और प्रतिस्थापी तो उनको लेते हुए सेलेक्ट करना है। समझ आ गई? और ये है प्रायोरिटी। इस सीक्वेंस को चेक करना है आपको, वरीयता क्रम लिख लो, ये इस सीक्वेंस को यूज करना है, वरीयता क्रम, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी इस बेसिस पे आपको डिसाइड करनी है। लिख लिया? ठीक है, अब इन दोनों की चेन सेलेक्ट कर लो, कर लोगे? इसमें कौन सी होगी, ये होगी क्या, ये वाली। ठीक है, इस वाले में, इसमें तो दोनों में सेम आ रही है, 5 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड, और इधर भी लोगे तो 5 कार्बन 2 डबल बॉन्ड। बात समझ आ गई? ये रूल क्लियर है? ठीक है, बना लो, ये डायग्राम बनाओ। सुनो, ये पीडीएफ भेजोगे तो यहीं तक भेजना, इसके आगे सेलेक्ट नहीं करा है, इसके आगे की वापस नेक्स्ट क्लास में लगाना। ये क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर कल और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे तब और समझेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन कि सर अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तब रूल क्या आता है। ठीक है, तो ये कल करेंगे, टेंशन मत लो। आज तक में दिक्कत क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।